नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज काफ़ी दिनों या फिर आप कह लीजिए कि लगभग 2 से ढाई महीने के बाद मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूं। जीवन में कुछ काम हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति व्यस्त हो जाता है। अभी भी मैं अपने ना ही होम टाउन में हूं ना ही इंदौर में हूं, कहीं बाहर हूं। लेकिन काफ़ी समय से मैं ये कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ शुरू किया जाए, लेकिन व्यस्त होने के कारण अभी भी व्यस्त हूँ। बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर अभी काफ़ी सारे काम मेरे अभी पेंडिंग है। लेकिन और दूसरी तरफ मेरा लैपटॉप भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, इंटरनेट की दिक्कत रहती है। आज वाला ये वीडियो लेक्चर भी देखते हैं कि कितने समय में अपलोड हो पाता है, क्योंकि मोबाइल से ही इंटरनेट चलाना पड़ता है। तो मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर किसी ना किसी मुश्किलों से गुजर रहे होंगे। विशेष रूप से ये जो समय चल रहा है, आप में से जो भी विद्यार्थी इस समय के अंदर थोड़ा बहुत भी पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वाकई में वो सब काबिले तारीफ है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति के अंदर जहाँ पर कोचिंग संस्थान बंद हैं, ऑनलाइन उतने अच्छे माध्यम उपलब्ध नहीं हैं या फिर उपलब्ध हैं, उसके बावजूद आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो फिलहाल मैं समय बर्बाद ना करते हुए आज के विषय पर आता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस न्यू सिलेबस जो कि 2020 के लिए है। इसके अंदर जो पेपर 2 है उसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। उसकी यूनिट 5, क्योंकि पेपर 2 पार्ट ए का जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके अंदर पहली दूसरी तीसरी यूनिट लगभग पुराने सिलेबस की ही जैसी है। थोड़ा बहुत अंतर है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी यूनिट के अंदर जैसे राजनीति में धर्म जाति लिंग की भूमिका ये नए टॉपिक जोड़े हैं, लेकिन चौथी और पांचवी यूनिट तो बिल्कुल ही नई जोड़ी है। तो आज हम यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे। एक यूट्यूब के अंदर मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आयोग की श्रृंखला समाप्त होने के पश्चात क्या शुरू किया जाए। पहला विषय मैंने लिखा था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, लोक प्रशासन, आधुनिक भारत। लगभग 342 लोगों ने वोट किया था और उसमें से 72% लोगों का यह मानना था कि लोक प्रशासन यानी यूनिट 5 को शुरू किया जाए। नीति निदेशक सिद्धांत भी कहीं ना कहीं हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले संविधान सभा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार ये चीजें पढ़ ली थी, उसके बाद नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ने थे। लेकिन उसके बाद तुरंत मैंने यूनिट 10 को शुरू किया। यूनिट 10 भी हमने कंप्लीट की और पॉलिटी के अंदर पेपर ए के अंदर जो कुछ आयोग दिए गए हैं वो भी हमने कंप्लीट किए। हालांकि मैं जानता हूं कि मेंस का एक आयोग बचा है, उपभोक्ता फोरम, ठीक, जिसके अंदर अभी हाल ही में 2020 में संशोधन भी हुआ है। तो मैं उसे भी जल्द से जल्द, उसके 2 या 3 लेक्चर होंगे वो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके प्री और मेंस के सभी आयोग कंप्लीट हो जाए। ठीक, कम से कम आप ये कह सकते हो कि आयोग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसमें हम निश्चिंत हैं। ठीक, तो फिलहाल हम जो शुरू कर रहे हैं सेकंड पेपर पार्ट ए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसके अंदर जो पेपर 2 है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। यहां पर हम पार्ट ए के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि पेपर 2 का पार्ट ए हो या बी हो, वो 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। और जो प्रत्येक यूनिट है वो कितने नंबर की है? 30 नंबर की है। 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की है? 30 नंबर की। यानी एक पेपर का पार्ट ए 150 नंबर का आपका आएगा। और यह भी याद रखिए कि प्रत्येक यूनिट से 3 सवाल 3 नंबर के, 2 सवाल 5 नंबर के, 1 सवाल 11 नंबर के। यानी 3 नंबर के कितने सवाल आएंगे? 3। 5 अंक के कितने सवाल आएंगे? 2। और 11 अंक का सवाल कितना आएगा? 1। ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहां तक यह भी कहा है वो चाहें तो सवालों की संख्या को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 2020 में पहली बार जब मुख्य परीक्षा होगी
तो मुझे लगता है कि प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो जो यूनिट 5 है उसमें भी 3 सवाल 3 नंबर के आएंगे, 2 सवाल 5 अंक के आएंगे और 1 सवाल 11 अंक का आएगा। यह आपका सिलेबस है, आप जानते हैं। सेकंड पेपर संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, यह आपका यूनिट 5 का सिलेबस है। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर का उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपको यह जरूर समझाना है कि केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता। पढ़ने के लिए हमें सही रणनीति अपनाना जरूरी होता है। सही रणनीति क्या कहती है कि आप अपने सिलेबस को समझते हो, जानते हो, और दूसरा, आपने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का अध्ययन किया हो। लेकिन ये यूनिट 5 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई जोड़ी है, तो इसका मतलब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल क्या है? केवल सिलेबस। और सिलेबस को समझना और विस्तार से जानना यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को समझ नहीं सकते, नहीं पा रहे हैं, तब तक हम कोई भी किताब पढ़ लें, कोई भी टीचर हमें पढ़ा ले, तब तक हम अंधकार में ही होते हैं। ठीक, ये सिलेबस है, ये आप लोगों के पास होगा, मैं जानता हूं। कोचिंग संस्थान की तरफ से या कहीं से भी आपके पास सिलेबस होगा। ये आपका सिलेबस है यूनिट 5 का। आज मैं इसी सिलेबस के ऊपर बातचीत करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो सिलेबस में लिखी हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे। जैसे एक जगह लिखा है लोक प्रशासन के सिद्धांत। देखिए, प्रशासन एवं प्रबंधन में लिखा है लोक प्रशासन के सिद्धांत, केवल इतना लिख दिया, लेकिन लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन से हैं? यहां देखिए लिखा है संगठन के सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन से हैं? लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, ये आयाम कौन से हैं? ये चीजें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बेहतर तरीके से नहीं बताई है, और ये चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों के पास अगर अभी नोटबुक और पेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, ताकि आप इस सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या किस प्रकार से पढ़ना है उस चीज को आप अंडरलाइन कर सकें। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखने की सही रणनीति क्या होती है। कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कोचिंग संस्थान आपको यह कह सकते हैं कि नहीं, उत्तर लेखन का, मेंस की आंसर राइटिंग का प्रयास आपको करना है, लेकिन आप उस विषय को जानते नहीं है, उस विषय को आपने पढ़ा नहीं है, और आपसे ये उम्मीद की जाए कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, शुरू से करनी है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप बाकी विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे, बेशक ये जानते हुए कि आपने उस सिलेबस को, उस विषय को अब तक पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान या बहुत सारे विद्यार्थी या शिक्षकगण, मैं उन सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन आपको पहले विषय को समझना होगा। विषय को समझने के लिए आपको सिलेबस को समझना होगा, उस विषय को गहराई से अध्ययन करना होगा, उसी के बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो विषय होता है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, इंटरलिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं, अगर आपने स्थलमंडल पढ़ा है और जलमंडल, वायुमंडल तीनों पढ़ चुके हैं, तब आप उसके अंदर एक बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। आपके आंसर के अंदर एक मैच्योरिटी होगी, अनुभव होगा। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि स्थलमंडल मैंने पढ़ाया और उसकी आंसर राइटिंग करवानी शुरू कर दी, तो वो गलत हो जाएगा। मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको सवाल लिखाया कि मूल अधिकारों का आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने आपातकाल पढ़े ही नहीं, तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप एक बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। हाँ, टीचर आपको लिखवा देगा, वो बात अलग है, लेकिन आपको मूल अधिकार भी पढ़ने होंगे, आपातकाल भी पढ़ने होंगे, पूरे विषय को पढ़ पाएंगे, तभी आप बेहतर तरीके से एक उत्तर लिख पाएंगे। तो इसकी स्ट्रेटेजी को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले इसके अंदर हम सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, विषय को विस्तार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, अब हमें थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा। हमें ये नहीं कि टीचर ने बोला, हमने अंडरलाइन किया, नोट डाउन किया और बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं।
हमें विषय को समझना है बेहतर तरीके से, ताकि किसी भी प्रकार का सवाल आए आपके पास उत्तर हो। अगर आपने अपने विषय को विस्तार से पिया है, आत्मसात किया है, तो आपको कभी भी आंसर राइटिंग करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर लेखन का अभ्यास, 3 अंक, 5 अंक, 11 अंक। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन तब करवाऊंगा जब मुझे लगेगा कि एक विषय हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया। ठीक, अब नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। पहला टॉपिक लिखिए, प्रशासन एवं प्रबंधन। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर पढ़ना क्या है? सबसे पहले पढ़ना है प्रशासन क्या है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग प्रशासन का अर्थ पढ़ लें, प्रकृति पढ़ लें, स्वरूप पढ़ लें, लेकिन हमें पता ही नहीं प्रशासन क्या है। दूसरा विषय लिखते रहिए इसे, प्रबंधन क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तीसरा, प्रशासन और प्रबंधन में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने समझा प्रशासन क्या है, प्रबंधन क्या है और उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रशासन, प्रबंधन और संगठन के मध्य अंतर क्या है। यह विषय मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इस विषय से की है, मैंने अपना नेट जेआरएफ इस विषय से किया है, मैंने अपनी पीएचडी भी इस विषय से की है। तो मैं जानता हूं कि इस विषय में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके अंदर सही सोर्स क्या है, एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। आपके 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने ये 30 नंबर तैयार कर लिए तो कहीं ना कहीं आप कहीं विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। ठीक, अगला टॉपिक लिखिए, हेडिंग बनाइए लोक प्रशासन। ऐसा नहीं है कि सीधा लोक प्रशासन पढ़ना शुरू करेंगे, पहले प्रशासन, प्रबंधन और उसके बीच में अंतर। लोक प्रशासन में क्या क्या पढ़ना है? लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का स्वरूप या प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दो संदर्भ में, विकसित देशों एवं विकासशील देशों यानी डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अगला, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास यानी एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन किस प्रकार से आया। अगला विषय आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इसे समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है, लोक प्रशासन साइंस है या फिर आर्ट है। अगला टॉपिक लिखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कि आपकी सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन छुपा हुआ है। नवीन लोक प्रशासन, जिसे हम नया लोक प्रशासन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर हम 3 सम्मेलनों को विशेष रूप से पढ़ेंगे। मिनरो ब्रुक्स सम्मेलन, ये यूएसए के अंदर एक जगह है, 1968, 1988, 2008। लिखते रहिए क्योंकि जब भी क्लासेस होंगी तो आपको ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगला लिखिए, लोक प्रशासन के सिद्धांत। ये सबसे मुश्किल विषय है। अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करता है एज ए ऑप्शनल, तो उसको सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा जो मुसीबत आती है पढ़ने में, वो इस लोक प्रशासन के सिद्धांत में आती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रशासनिक चिंतन। इसके अंदर कई विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा लिखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा। इंग्लिश में इसे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, F.W. टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगला है शास्त्रीय विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी। इसके अंदर हम कई लोगों के बारे में पढ़ेंगे जैसे लूथर गुलिक, MP फोलेट, मूने, रैले। इन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। उर्विक। जैसे एक सवाल मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, जब भी 2020 का मेंस का एग्जाम होगा ये जरूर आएगा।
जैसे एक सवाल है 4P, आप देख पाएंगे 4P की अवधारणा किसने दी, या 4P क्या है? तो 4P की अवधारणा लूथर गुलिक ने दी थी। उसका मतलब होता है P यानी 4P, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन। ठीक, कोई बात नहीं, ये चीजें हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा, नौकरशाही विचारधारा क्या है? ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम लिखिए, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। चौथा, मानव संबंध विचारधारा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इसके अंदर नाम लिखिए, एल्टन मेयो। लास्ट विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा, बिहेवियरल अप्रोच। इसके अंदर दो नाम लिखिए, बर्नार्ड और साइमन। सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर है, वैसे जो अर्थ का कोर होता है ना, वैसे लोक प्रशासन विषय का जो कोर है वो ये लोक प्रशासन के सिद्धांत है, और सबसे समझने में तकलीफ यही होती है। अगला लिखिए, संगठन की बुनियादी अवधारणाएं एवं सिद्धांत। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? पदानुक्रम, जिसे हम बोलते हैं पद सोपान यानी हायरार्की। दूसरा, निर्देश में एकता, जिसे हम आदेश में एकता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिटी ऑफ कमांड। तीसरा, नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल। चौथा, शक्ति व सत्ता, पावर और अथॉरिटी। प्राधिकार व उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ये संगठन के सिद्धांत में आता है। अगला, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और आखिरी है प्रत्यायोजन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक, अगला विषय लिखिए, लोक प्रशासन के नवीन आयाम। इसके अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला, नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नव लोक प्रशासन नहीं, नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दूसरा है सुशासन, इसे हम अच्छा शासन भी बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तीसरा है स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट यानी हम बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नेंस हो गई है, वो चीज। तो ये तीन टॉपिक इसमें आएंगे। लास्ट दो टॉपिक, विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, छोटा सा टॉपिक आपको लग रहा है विकास प्रशासन। जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था यानी एमए कर रहा था, तो हमारे यहां सिर्फ एक पेपर था विकास प्रशासन का। पीजी के अंदर 10 पेपर होते हैं और उसमें से अकेला एक पेपर विकास प्रशासन पर था। तो सोचिए कितना बड़ा विषय होगा ये, देखने में छोटा सा लग रहा है। और आखिरी है परिवर्तन का प्रबंधन यानी चेंज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस सिलेबस को नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसी क्रम में शुरू करेंगे और आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाकर रखना है। इसे पढ़ने से पहले मैं YouTube पर कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा, जैसे उपभोक्ता फोरम जो आयोग वाली श्रृंखला में एक बच गया है, क्योंकि मैं कोई अधूरा काम नहीं करता हूं। ऐसा नहीं करूंगा कि इसे शुरू कर दूंगा और वो पुराना टॉपिक भूल जाऊंगा। पहले उससे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद इसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब कुछ किताबों का उल्लेख मैं आपको कर रहा हूं कि मैं किन किताबों से आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 4 किताबें बता रहा हूं। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चों को किताबें खरीदने में रुचि होती है, किताब खरीदनी है, पढ़नी है या नहीं पढ़नी वो बात अलग है, खरीदनी जरूर है। ठीक, तो 4 किताबें पढ़ा रहा हूं और चारों किताबों की विशेषताएं बताऊंगा। मैंने इन चारों किताबों को पढ़ा है। हालांकि लोक प्रशासन की मेरे पास 50 से ज्यादा किताबें रखी हैं जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन ये 4 किताबें हैं जो आपके सिलेबस को कवर करती हैं। आप इन चारों में से कोई भी एक किताब अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ही नोट्स बनवाना चाहते हैं तो बात अलग है। पहली किताब है प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंधन। ये डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया जी ने लिखी है।
राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये पढ़ाते हैं। इस किताब की सबसे विशेष बात है कि ये सरल भाषा में लिखी हुई है, बिल्कुल आसान भाषा में। बस दिक्कत क्या है, थोड़ी बड़ी है। दूसरी लोक प्रशासन एम लक्ष्मीकांत, जैसे राज्य व्यवस्था की लक्ष्मीकांत आती है। इस किताब की सबसे विशेष बात है कि कम शब्दों के अंदर अपनी बात को कहा गया है। यह संक्षिप्त में है और दूसरी वाली क्या है, विस्तार में है। लेकिन यह लक्ष्मीकांत की भाषा थोड़ी जटिल है। तीसरी किताब लोक प्रशासन, ये BL फाड़िया और कुलदीप फाड़िया ने लिखी है। यह किताब दोनों का मिक्सचर है, आसान भाषा भी है, जटिल भी है, लेकिन आपका सिलेबस कवर करती है। और चौथी किताब है लोक प्रशासन अवस्थी एवं महेश्वरी की। ये चारों किताबें अच्छी हैं, आप इन चारों में से भी अगर कोई किताब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कैसे, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, गूगल मीट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर 9416311379। इस नंबर पर आपको अपना नाम और नीचे लिखना है यूनिट 5, ये लिखकर मैसेज करना है। हेलो सर, हाउ आर यू, ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल अपना नाम लिखिए, उसके साथ लिखिए यूनिट 5, ताकि मैं एक अनुमान लगा सकूं कि कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अब वो किसी भी संस्थान से हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूं कि केवल वही बच्चे पढ़ें जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उन्हें 2020 के अंदर अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो ये नंबर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है और यूनिट 5 लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, इसे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता फोरम, वो यूट्यूब पर आएगी। लेकिन ये हम विषय कहां पढ़ेंगे, ये डिसाइड होगा आप लोगों की प्रतिक्रिया पर। ठीक, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।